नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर वॉल्यूम 2 लॉन्च की गई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो होंगे ये आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है और वहाँ पे जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो डेली यहाँ चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न कह रहा है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आप न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे तो जो भी डाटा इस प्रश्न में दिए रहे होंगे आप उसको पहले लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि पहले 25 किलोग्राम, यानी कि एम की वैल्यू कितनी दे रखा है दोस्तों, हमारे पास 25 किलोग्राम दे रखा है, यानी कि एम की वैल्यू कितनी हो गई 25 केजी हो गया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर उठाता है, यानी कि एच की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 मीटर हो गई। ओके, उसके बाद कह रहा है कि यदि जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दे रखा है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है तो उसके बाद कह रहा है कि उसके द्वारा क्या का डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, जब भी हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं उसमें काम करता है कौन सा पोनेट, ये पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। जब भी किसी वस्तु को हम हाथ से उठाते हैं उसमें काम क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा काम करता है। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। तो इस फॉर्मूले पे यदि हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को तो हमारा आंसर निकल जाएगा। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, हमारे पास 25 केजी दे रखी है, नहीं 25 आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है, तो 10 लिखेंगे। और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 2.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए दोस्तों इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 कट जाएगा, और 25 से गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। कितना, 625 हो जाएगा। 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 625 जूल हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। 625 जूल किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो जो भी क्वेश्चन में डाटा दे रखे होंगे आप सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा था, एक व्यक्ति है भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, यानी कि नीचे किसी भूमि पर रखा हुआ 25 किलोग्राम सामान ऊपर उठाता है, तो हाथ से उठाता होगा। जब भी हाथ का प्रयोग करेंगे दोस्तों वहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा लग रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, अपने आप से उसको सोचना पड़ेगा। जब भी किसी वस्तु को हम नीचे से उठाते हैं तो उसमें क्या काम करेगा, स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 25 किलोग्राम का एक सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, तो यानी कि उसकी जो व्यक्ति जो नीचे उठाता है वो 2.5 मीटर उसके ऊपर उसके सिर पर रखता है। ठीक है, और यदि कहा जी का मान कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है, यदि नहीं दे रखा होगा तो आपने खुद से लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दे रखा था कि जी का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम सबको पता होगा, जब भी किसी वस्तु को हम उठाएंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा काम करेगा, और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, हाँ ये सॉरी mgh होता है। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या किया, mgh में इस फॉर्मूले पर अपने जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी हमारे पास 25 केजी दे रखी थी, 25 हो गया। उसके बाद g की वैल्यू कितनी दे रखी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी थी, तो हमने 10 लिख दिया। और उसके बाद एच की वैल्यू कितनी दे रखी हमारे पास दोस्तों, देखिए जो 2.5 मीटर है तो एच की वैल्यू हमने 2.5 मीटर रख दिया। यदि हम इसको सॉल्व किए तो कितना है 625 जूल हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जब 100 न्यूटन का एक बल्ब 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की मान क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे त्वरण पूछा जा रहा है हमसे कि त्वरण की मान क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी प्रश्न में डाटा दे रखे होंगे आप उसको लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो देखिए दोस्तों ऐप की वैल्यू कितनी देखिए हमारे पास 100 न्यूटन दे रखी थी, कितना 100 न्यूटन दे रखी है हमारे पास ऐप की वैल्यू। ओके, उसके बाद ये एम की वैल्यू द्रव्यमान कितना दे रखी है दोस्तों 15 केजी है, इसका द्रव्यमान दे रखी है। ओके,
अब कह रहा है कि एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की मान क्या होगी, ए बराबर वाट, यानी कि ए का मान हमसे पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगी, यानी कि त्वरण का मान क्या होगी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, एफ बराबर एम ए, यानी कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो इस फॉर्मूले यदि हम पुट कर देते हैं एफ का मान, तो एफ का मान देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ की वैल्यू यदि हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एफ बराबर एम ए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम साफ कर देते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब ये इस डाटा को पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी दे, हमारे पास 100 न्यूटन दे रखी थी, हमने 100 लिखा, बराबर एम की वैल्यू कितनी दे देखिए, एम की वैल्यू तो देखिए 50, और हमको ए निकालना है तो ए हमको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो 50 गुणित 200, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है, ये एम्पियर होगा, सॉरी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, तुरंत का मान हो जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको इस बुक में क्या होता है कि ये बट्टे ये जो है स्लैश नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो उसके बदले में क्या होता है, पावर लिख देते हैं। देखिए दोस्तों आप बताते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यदि हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो यदि हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपने करनी का रूल पढ़ा होगा, ये 2 मीटर जब ऊपर ले जाएंगे उसको क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात जो होती है बुक में लिखी हुई रहती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। ठीक है, आपको लगता होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बस लिखावट का गेम है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट का गेम है। यहाँ पे देखिए उत्पन्न होने बल की मान, सॉरी त्वरण की मान क्या होगी, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारे पास है, ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, जिसमें जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि यदि 5 सेकंड में किसी तार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों त्वरण पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों इस बात को, कि आपको जो भी प्रश्न में दिए रहे होंगे डाटा उसको सबसे पहले आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमारे पास, तो टी का वैल्यू कितना है, 5 सेकंड दे रखी है। ओके, उसके बाद क्या रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके, यानी कि यू की वैल्यू प्रारंभिक जो वैल्यू है, वेग है, वो कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कहता है कि बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, यानी कि भी, यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हमको कह रहा है कि त्वरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बराबर क्या होती है, भी माइनस यू बटा टी। क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्मूला हम पुट कर देंगे तो अंतिम वेग कितना है हमारे पास, 10 दे रखा है। ठीक है, माइनस करेंगे प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है हमारे पास, 5 दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों 10 में से 5 गया 5 और बटे 5, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 1, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर होगा कि इसका त्वरण कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बस आपको दोस्तों न्यूमेरिकल में बहुत आसान होता है, बस आपको ये डाटा फाइंड करना है कि जो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। यदि आप उसको फाइंड कर लेते हैं तो सोचिए आपका 90% काम हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला याद रखना होगा कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टी की वैल्यू समय कितना दे रखा था हमारे पास, 5 सेकंड दे रखा था। यू कितना है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखा था, और भी कितना है हमारे पास, तो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा था। हमसे कह रहा है कि त्वरण का मान क्या होगा। यदि दोस्तों हमको त्वरण का फॉर्मूला यदि पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यदि हमको पता नहीं है तो हमको परेशानी होगी, इसलिए आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखने होंगे। तो यहाँ देखिए ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी होता है, यानी कि भी मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, और यू मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और समय से यदि भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे दोस्तों विनती है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे हुए घंटे के आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का लगभग कितना होता है। दोस्तों पलायन वेग की बात करें तो पलायन वेग क्या होता है। दोस्तों पलायन वेग जो होता है वह न्यूनतम वेग होता है जिसकी किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यानी दोस्तों यदि हम पलायन वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो पृथ्वी की सतह से पार हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाएगा, वह फिर से उस पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएगा। तो यही प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो यदि मतलब कितने वेग से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे जो पृथ्वी के बाहर पहुंच जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के बाहर पहुंच जाएगा, जो फिर से पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है। पहला देखिए ऑप्शन है 13.8 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा कौन सा हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। चौथा कौन सा हो गया 4.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आपको बता दें जो पलायन वेग होती है ना, ये पृथ्वी की सतह पर कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी दोस्तों आप किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को यदि आप इतने स्पीड से फेंकते हैं तो पृथ्वी पर फिर से वापस नहीं आ पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु को यदि हम पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा और फिर से वो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि दाब व आयतन का गुणनफल पी तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पास ऑप्शन है किया गया कार्य कहते हैं, दूसरा एंट्रोपी कहते हैं, तीसरा एंथैल्पी कहते हैं, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी दाब और आयतन की बात करें उसके गुणनफल पी तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कहना दोस्तों ये ऐसे एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों एंथैल्पी जो होता है ना, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। किस पे, टेम्परेचर पर निर्भर करता है एंथैल्पी। इसे भी आप याद नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि एंथैल्पी जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यहाँ प्रश्न कह रहा था कि दाब व आयतन के गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों से क्या कहते हैं एंथैल्पी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ही बड़े प्रश्न है, ये डायरेक्ट चैप्टर से है। कह रहा है कि एक वस्तु उस अवतल शीशे की दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब तथा आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। दोस्तों देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक वस्तु अवतल शीशे से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि अवतल लेंस है, जैसे ही अवतल लेंस अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जैसे ही आएगा तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि वो उसका जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में बनेगी। ठीक है, जैसे ही अवतल दर्पण की बात हुई तो उसका फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव में होगी। ये आपको खुद से समझना होगा दोस्तों, ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से समझना होगा। जब भी अवतल दर्पण की बात करेंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ऐप की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, यानी कि अवतल दर्पण है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको अवतल दर्पण की बात की जाएगी प्रश्न में तो आपको अपने मन से उसको सोचना होगा कि वो माइनस में होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा था उसकी फोकस दूरी दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कह रहा है उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का वस्तु से का। दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम क्या करते हैं, यू सूचित करते हैं। तो वही हमको निकालना है, तो उसको हम निकालने के लिए मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको हमको निकालना है तो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। फिर कहता है कि वस्तु के आकार का 4 गुना होगा। तो वस्तु का आकार क्या होता है उसको हम भी सूचित करते हैं, वो कितना होगी, 4 गुना। किसके गुना, वस्तु जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब के 4 गुना होगा, यानी कि 4x गुना हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये होगी बात। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, उसकी वास्तविक प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या लगा देंगे, प्रतिबिंब क्या, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र तो आपने पढ़ा होगा, मिरर फॉर्मूला जो होता है दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम बस पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, -10 दे रखी है। ओके, बराबर v का वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, कितना देखिए 4x दे रखी है। ओके, प्लस 1/, कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 1/-10 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और 4x + 1 5x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, और आप यहाँ से इसको कट करते हैं तो 12.5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12.5, यानी कि 12.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों किस में, ये निगेटिव में होगा, किस में, निगेटिव में होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगी, निगेटिव में होगी।
तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों नेगेटिव में होगी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स क्या माने थे हम लोग दोस्तों, यहाँ देखिए एक्स हम लोग क्या माने थे, यू माने थे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी माने थे। तो हमको यही प्रश्न कह रहा था कि दूरी ज्ञात कीजिए अब 10 हिस्से से, तो कितने हो जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए दोस्तों, माइनस, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती, यानी कि इस जितनी भी घटनाएं हैं वो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती, वो कौन सी घटना है। पहला देखिए परावर्तन दे रखा है, दूसरा कौन सा अपवर्तन, तीसरा है ध्रुवपन, चौथा कौन सा विवर्तन। तो दोस्तों को बता दें जो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है ना, वो कौन सी होती है, ध्रुवपन होती है। ठीक है दोस्तों, ध्रुवपन जो होती है ध्वनि में परिवर्तित नहीं होती, जबकि ये किस प्रकार होती है, लाइट में। ठीक है, लाइट में क्या होती है, इसका परिकिरण होती है, लेकिन ये जो होती है साउंड में परिकिरण इसका नहीं होता है। जबकि परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन तीनों जो होती है किसमें होती है, ये ध्वनि में होती है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जो ध्वनि को गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि बिना ध्वनि मीडियम का ये बिना मीडियम का ध्वनि जो है वो गमन नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों लाइट जो होती है वो बिना मीडियम का भी गमन कर सकती है, यानी कि निर्वात में भी ध्वनि, निर्वात में भी लाइट चल सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, इसे आप याद में रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ दोस्तों बात करते हैं ध्वनि की, तो वो किस प्रकार के तरंगे हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि ध्वनि जो होती है ये क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि। इसे भी आप याद रखेंगे कि ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, जो आपको एग्जाम में निश्चित ही पूछेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ये है कि जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, मान लीजिए दोस्तों ये सघन है, ठीक है, ये विरल है, ये सघन है और ये विरल है। दोस्तों कह रहा है कि ये पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई ध्वनि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। क्या क्या, चाल और तरंग दैर्ध्य, आप नोट कीजिएगा दोस्तों, चाल और तरंग दैर्ध्य जो है ये बदल जाती है। ठीक है, लेकिन 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 दोस्तों जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति वो कभी भी नहीं बदलती है। इसे आप नोट करेंगे, आपसे प्रश्न डायरेक्टली ये बनते हैं एग्जाम में कि ध्वनि जो है, ध्वनि का कौन सा ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं बदलता है। दोस्तों आपको बताना होगा ध्वनि की आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, वो कभी नहीं बदलती है। जबकि ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य जो होती है वो हमेशा बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये मैं आपको 100% लिख के कह सकता हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि CO2 में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होती है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है CO2 में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है। तो पहले देखिए sp होती है, दूसरा sp2, तीसरा sp3, चौथा कौन सा हो गया, dsp2। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसकी संकरण अवस्था होती है, क्या होती है, sp होती है। इसे आप याद रखेंगे, sp होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं वायुमंडल में sp की, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, 0.003% जो होती है, 0.03% क्या होती है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 0.03% कितनी होती है, CO2 की मात्रा होती है, और इसका जो संकरण अवस्था क्या होती है, sp होती है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका संरचना सूत्र क्या होती है, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका इस प्रकार होता है, ओ इधर से भी ओ रहता है। ठीक है, ये इसका संरचना सूत्र होता है किसका, CO2 का। ठीक है, और इसकी कार्बन संकरण अवस्था क्या होती है, sp होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक सही क्रम मतलब क्या होगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा किस में होगा, उससे कम और सबसे कम। तो देखिए दोस्तों SO2 CO2 CON2O7, SO2 NO2O5 CO NO2 N2O5 SO2 CO2 N2O5 SO2 CO2 SO। तो देखिए दोस्तों ये जो सबसे अधिक अम्लीय गुण होते हैं ना, सबसे पहले कौन सा जाएगा, N2O5 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, N2O5 जो होते हैं वो सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। उसके बाद कौन सा जाएगा, SO2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा जाएगा, CO2 हो जाएगा, और सबसे अंत में कौन सा जाएगा, CO होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें ऐसा कौन सा व्यवस्था दे रखा है, ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा है। यानी कि सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो कौन सा होगा, N2O5 होगा, उसके बाद SO2 होगा, उसके बाद CO2 होगा और उसके बाद CO होगा। यानी कि दोस्तों सबसे कम किस में होगा, CO में होगा, उसके बाद CO2 में, उसके बाद सबसे अधिक SO2 में और सबसे अधिक N2O5 में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बोर्ड की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। पहले देखिए 2π/n(h), दूसरा कौन सा हो गया n(h/2π), तीसरा कौन सा हो गया 2πn/h, चौथा कौन सा हो गया h/2πn। तो दोस्तों आपको बता दें जो बोर्ड की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग जो होता है ना, वो क्या होती है NH/2π होती है। इसे आप याद रखेंगे, NH/2π जो होती है ये बोर्ड के परिकल्पना अनुसार कोणीय संवेग का मान होता है NH/2π होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बोर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों बोर्ड जो है ना, उन्होंने परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, इन्होंने यही कहा था। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसने कहा था, बोर की द्वारा कहा गया था। जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं उसको चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसने कहा था, बोर साहब के द्वारा ही कही गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि क्षारीय धातुओं में क्या होता है, अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार है। दूसरा कौन सा हो गया, कम आयनन ऊर्जा है। तीसरा कौन सा हो गया, कम आयनन ऊर्जा है। चौथा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। तो देखिए दोस्तों जो क्षारीय धातु जो होते हैं ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है NH2NP1 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP1 होता है। किसका, तो क्षारीय धातुओं का क्या होता है, NH2NP1 होता है। ठीक है, इसे आप याद में रखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न का 12वां प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। पहला ऑप्शन देखिए फेहलिंग विलयन, दूसरा कौन सा हो गया बेनिल्ट विलयन, तीसरा कौन सा हो गया बारफोल्ड अभिकर्मक, चौथा कौन सा हो गया टॉलन अभिकर्मक। तो देखिए दोस्तों जो ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है वो टॉलन अभिकर्मक के द्वारा बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि टॉलन अभिकर्मक के द्वारा क्या होती है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों जो टॉलन अभिकर्मक होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे नाइट्रेट। तो देखिए दोस्तों अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलन अभिकर्मक के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि C16 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। दोस्तों C16 जो होती है ना, ये क्या होती है, फुलरीन होती है। क्या होती है, फुलरीन होती है। फुलरीन क्या है दोस्तों, तो ये कार्बन का अपर रूप होता है। क्या होता है, कार्बन का जो है अपर रूप होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फुलरीन बोलते हैं। और फुलरीन में क्या होते हैं, तो टोटल जो है 38 फलक होते हैं। कितने, टोटल 38 फलक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फुलरीन में कितने फलक होते हैं, तो टोटल जो है 38 फलक होते हैं, जिसमें 12 फलक क्या होते हैं, 12 फलक जो होते हैं पंचकोणीय होते हैं। क्या होते हैं, 12 फलक जो होते हैं पंचकोणीय होते हैं। और उसके अलावा जो 20 फलक होते हैं ना, वो कितने होते, वो क्या होते हैं, ये षटकोणीय होते हैं। 20 फलक क्या होते हैं, षटकोणीय होते हैं और 12 फलक क्या होते हैं, पंचकोणीय होते हैं। ठीक है, ये फ्लोरीन जो होती है कार्बन का अयस्क होता है। यहाँ पे कह रहा था कि C16 के एक अणु में षटकोणीय और पंचकोणीय कितने हैं, तो षटकोणीय कितने दोस्तों 20 है और पंचकोणीय कितने हैं 12 है। तो 20 12 का ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं कार्बन का अपर रूप जो होती है। कार्बन का अपर रूप की जो जितने भी अपर रूप है उसमें ग्रेफाइट जो होती है वो सर्वाधिक अस्थायी होती है। उसके अलावा जो फ्लोरीन्स होती है कम अस्थायी होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। जो ग्रेफाइट होती है कार्बन का अपर रूप वो क्या होती है, सबसे अधिक अस्थायी होती है, जबकि फ्लोरीन्स क्या होती है, सबसे कम अस्थायी होती है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न का 14वां प्रश्न है, कह रहे कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लता क्षमता के घटते क्रम में लिखिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और सबसे कम कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों जो फ्लोरोएसिटिक अम्ल होता है ये सबसे अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, ये सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी कि एक नंबर में इसको रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, क्लोरोएसिटिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में रखेंगे इसको। जो इसके जो सबसे अधिक ये हो गया उससे कम ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर कौन सा आएगा, एसिटिक अम्ल आएगा और चौथा कौन सा आएगा, ब्यूटेरिक अम्ल होगा। ब्यूटारिक अम्ल मतलब क्या है दोस्तों, ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है सबसे अधिक अम्ल क्षमता किसका है, तो फ्लोरोएसिटिक अम्ल का है।
उसके बाद किसका है, क्लोरो एसिटिक अम्ल का है। उसके बाद किसका दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल का है। और सबसे कम किसका है यहाँ पे, ब्यूटाइरिक अम्ल का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सबसे अधिक क्षमता किसका है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ये फ्लोरो एसिटिक अम्ल का जो है सबसे अधिक अम्लीय क्षमता होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 15वां प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। पहला देखिए नाइलॉन 1666 है। दूसरा कौन सा हो गया, पॉलिस्टर। तीसरा कौन सा हो गया, पीवीसी। चौथा कौन सा हो गया, नाइलॉन। तो देखिए दोस्तों, जो योगात्मक बहुलक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पीवीसी होते हैं। ठीक है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इसे बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सी होगा, यानी कि योगात्मक बहुलक कौन से होते हैं, पीवीसी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। यानी कि स्टेनलेस स्टील हम जो बनाते हैं उसमें कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, कह रहा है। पहला देखिए ऑप्शन आयरन। दूसरा कौन सा होगा, टंगस्टन। तीसरा कौन सा होगा, क्रोमियम। चौथा कौन सा होगा, निकल। तो देखिए दोस्तों, जो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या होती है, हम किस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रोमियम जो होती है स्टेनलेस स्टील में, वो 12 से लेकर के 20% तक होती है। कितनी, 12 से 20% तक की मात्रा होती है स्टील में क्रोमियम की। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये निकल जो होती है वो 8 से लेकर के 10% तक होती है। कितनी, 8 से लेकर के 10% तक होती है निकल। और क्रोमियम कितना होता है, 15 से लेकर के 20% तक होता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कुछ मात्रा में क्या होती है, आयरन भी होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनसे कौन सा मौजूद नहीं होती है, तो टंगस्टन जो होती है दोस्तों स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं होती। इसे आप याद रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन धातु जो होती है वो मौजूद नहीं होती है। इसके अलावा आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु कौन सी होती है, स्टेनलेस स्टील होती है। ठीक है, इसे भी आप एग्जाम में याद रखेंगे, क्योंकि एक आपको एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो होता है किसका मिश्रण होता है। आपको बताना दोस्तों, क्रोमियम, निकेल और आयरन का मिश्रण होता है कौन सा, स्टेनलेस स्टील होता है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातुएं ही हैं। तो देखिए दोस्तों, धातु में कौन कौन सा है इस तत्व में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। देखिए बेरिलियम हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया। उसके अलावा दोस्तों ये स्ट्रांसियम हो गया, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, ये सभी तीनों, ये चारों क्या है, एक प्रकार की धातु हैं। ठीक है, ये क्या होती है, धातुएं होती हैं। इसके अलावा जितने भी हैं ये सभी मिक्सिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, केवल धातुओं को चूज करने के लिए, तो जो बेरिलियम बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया और कौन सा हो गया, सोडियम हो गया। ये तीनों जो होती है, ये चारों क्या होती है, ये चारों जो है दोस्तों ये सभी के सभी धातु हैं। ठीक है, और कौन से हैं, क्षारीय मृदा धातु हैं। कौन से हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, क्षारीय मृदा धातु के अंदर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, 18वां प्रश्न है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसे किसे आप चुनेंगे। पहला ऑप्शन देखिए एथिलीन। दूसरा कौन सा हो गया, साइटोकिनिन। तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, जिब्रेलिन। चौथा कौन सा हो गया, ऑक्सिन। तो दोस्तों जो फलों को जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा कि एथिलीन के कारण जो होता है दोस्तों, को हम फलों को जल्दी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं। पहला है गुणसूत्रों का अतिव्यापन होता है। दूसरा कौन सा हो गया, गुणसूत्रों का क्षय होता है। तीसरा कौन सा हो गया, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, जीनों का क्षय होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप होते हैं वो क्या होते हैं, आपसे प्रश्न कह रहा है। तो वो क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों को संचलन को आप क्या नाम देंगे। पहला ऑप्शन देखिए स्वचालित। दूसरा कौन सा हो गया, अनुप्रेरित। तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया, अनुकुचित। चौथा कौन सा हो गया, शिखा चक्रण। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे को उसके भागों के संचलन को करते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, यही प्रश्न कह रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, अनुप्रेरित कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि अनुप्रेरित जो होती है किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचरण को हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए म्यूसिन। दूसरा कौन सा हो गया, पैप्सिन। तीसरा कौन सा हो गया, रेनिन। चौथा कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों जो अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है,
ये जो होती है आपको यदि एग्जाम पूछा जाए कि पाचक की क्रिया में कौन सहायक होते हैं, तो आपको बताना होगा कि आमाशय रस जो होती है पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पहली बात यही हो गई। अब क्या है कि इस रस का कौन सा घटक टैलिन को निष्क्रिय करता है, तो देखिए दोस्तों, जो टैलिन का निष्क्रिय करता है कौन सा घटक करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है टैलिन के निष्क्रियकरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि व्यावसायिक कॉर्क निम्नलिखित में से मात्र एक मृत उत्तक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है। पहला ऑप्शन देखिए सुबेरिन, दूसरा कौन सा हो गया क्यूटिकल, तीसरा कौन सा हो गया लिग्निन, चौथा कौन सा हो गया सेल्यूलोज। तो दोस्तों आपको बता दें जो व्यावसायिक कॉर्क होते हैं वो निम्नलिखित में से किस मृत उत्तक होते हैं, तो कौन सा हो गया सुबेरिन के मृत उत्तक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बीज जो होते हैं वो फल के किस भाग के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है बीजांड दे रखा है, दूसरा कौन सा है नाभिक, तीसरा कौन सा है राफी, चौथा कौन सा है वृत्त। तो दोस्तों जो भी बीज होते हैं ना फल के नाभिक से जुड़े हुए होते हैं, किससे, फल के नाभिक से जुड़े होते हैं बीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि बीज जो होते हैं फल के किस भाग से प्राप्त होते हैं, नाभिक से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न का 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए एस्पोरागस शतावरी, दूसरा कौन सा हो गया वेलिन सेनेरिया, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया वोल्फिया, चौथा कौन सा हो गया रेफ्लेसिया। तो दोस्तों सबसे छोटा पुष्पी पादप की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटा पुष्पी पादप जो होती है वोल्फिया होती है, ठीक है। सबसे छोटा किसका होता है, वोल्फिया होता है। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो रेफ्लेसिया होता है। क्या सबसे बड़ा की बात करें तो कौन सा होता है, रेफ्लेसिया होता है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, वोल्फिया होती है। इसे भी आप याद रखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, चाय की गुणवत्ता और स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए केवल संसाधन प्रक्रम पर, दूसरा कौन सा हो गया केवल जलवायु पर, तीसरा कौन सा हो गया केवल चाय की किस्म पर, चौथा कौन सा हो गया उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों जो चाय की गुणवत्ता होती है ना वो सभी पर डिपेंड करती है, यानी कि केवल संसाधन प्रक्रम पर, दूसरा है केवल जलवायु पर, तीसरा कौन सा होगा चाय की किस्मों पर, सभी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस सेट में बस 25 ही प्रश्न थे। आई होप दोस्तों आपको सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। यदि आपको हमारी प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे होंगे और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बगल में आपको बेल आइकन का साइन पर मिला होगा, आप उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टूडियो को। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।